नाविल जन्नत के पते। अज़ कलम निमरा अहमद। किस्त नंबर 5। वो बहुत बेचैन सी बैठी गायब दिमागी से टीवी देख रही थी। रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ था, जहां मोबाइल कंपनी के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानून न जुर्म है, PTA लिखा आ रहा था। जाने कब पोस्ट का निपटन इससे दबा और इश्तेहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफतना दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? सायमा ताई ने क्यों बुलाया था? इरम के रिश्ते के लिए जो लोग इस दिन आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे और हया का दिल बहुत डूब कर उभरा था। क्यों इनकार कर दिया? इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम ही पीछे हट गए। सायमा भाभी भी बहुत अपसेट थी, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमें किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकिबत खराब नहीं करनी। वो मुतहैर रह गए। चंद रोज कबल सुनाताई का फ़िक्रा समात में गूंजा था, जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और इज़्ज़त ख्याल लड़की को बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है किया। तब कहीं जाकर वो माना किया इसको मुकाफात अमल कहते हैं। क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के घरों पर वही उठी उंगलियां लूट कर आती हैं, मगर वो खुश नहीं हो पाए। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो इसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद इसकी माँ हया ने उसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पर मौजूद थी। टीवी स्क्रीन पर अब भी इश्तिहार रुका हुआ था। वो बस खाली खाली नज़रों से उसे देखे गई। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानून न जुर्म है, PTA। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानून न जुर्म है, PTA। वो बेख्याली में तकती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानून न जुर्म है, PTA। बिजली का एक कोनिदा सा इसके जहन में लुका था। वो खुदाया, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया था? वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इरम बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा खिलने पर गड़बड़ाकर मोबाइल साइड पर रखा क्या हुआ। साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छप जाए। सुनो, तब ही रिश्ते वाली बात याद आई। वो आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देख कर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। इरम तुम बढ़िया, कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तेहारों में वो इबारत पड़ी है कि गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करना। यह सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाई। इरम हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। PTA को दरवाजे बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। PTA की ऑपरेटर ने निहायत शाइस्तगी से ये कहकर मुइज़्ज़त कर ली कि इस तरह के केस की साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस के साइबर सेल को रिपोर्ट करनी होगी। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस तो ले लिया, लेकिन अब वो मतजुब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना। इरम ने लैपटॉप खोला, फिर उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पर भेज दी जो PTA से उनको मिला था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है? इसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो, मिस हया सुलेमान, जज। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सी से। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मुस्विप हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपश थी, गर्म और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद,
मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। जवाबा वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी है? आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रुहेल जाज मैसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरीह एंडला के 5वीं साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सबनजी यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते अपने कजिन दावर फुरकान की मेहंदी की फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को अपने रिपोर्ट किया है। अज़ट राइट मैम, वो जो दम बखुद सुनती जा रही थी बमुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे वेबसाइट से हटा दें। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी CD है वो भी। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनोबोझ इसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो फ़ोन रखने वाला है, तो वो बोल उठा, थैंक यू तो अब तब कहीं, जब मैं ये काम कर दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? आपको बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पर नहीं लिए जा सकते। उसे लगा वो महफूज सा मुस्करा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। भाड़ में गया ये और उसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा आता या अब्बा को पता चल गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगें तोड़ देंगे। वो मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर का आने लगी थी। इसने झुंझला कर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने इसे ब्लैकमेल किया है। यह ख्याल फिर सारा दिन इसके जहन में गूंजता रहा। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी, मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 फरवरी को ही मिल पाएगा। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए इसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था, और 14 फरवरी में अभी हफ्ता पड़ा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। यकायक कोई इसकी खिड़की में झुका। सोहन्यू, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था। डोली नागवारी की एक लहर इसके चेहरे पर समत आए। इसे भूल गया कि कभी डोली ने इस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। वो खिली खिड़की में इस तरह हाथ जमाकर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और अब गुस्सा कर रही हो। इसके चेहरे पर कराहियत बड़ी मासूमियत थी। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाय बाजी, डोली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तरफ कर कर के डोली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज़ पर सर घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक और ख्वाजा सरा खड़ा था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी उसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लास्ट। इसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से इसकी कलाई सामने आई थी। इसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जैसे जला हो या शायद बर्थ मार्क। हटो आई से गेट लास्ट। वो आलम तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने इस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसे ना करो पिंकी, ना, इसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डोली ने पीछे से कहते हुए पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डोली को धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटा तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर किया। अब तुम भी हटो उधर से। वो शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो उड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तिहानो डोली के दिल की बात बताने थी और तसाहे इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी।
पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डॉली को देखा तो उसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहिए मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई। वो छेड़वबाजी जी दफतना बनकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टूट कर शीशे पर गिरी तो उसे होश आया। एक झटके से इसने लीवर नीचे किया। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर से देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मोड़कर उसे देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक सीटर पर जोर बढ़ा दिया। कम अज कम इतनी उम्मीद इससे थी कि अब वो डॉली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, सुलेमान साहिब तेजी से इसकी तरफ उनके चेहरे पर गुस्सा था। तभी फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है, तुम मुजरा करती हो। रोहेल जो सोफा पर बैठा था एकदम उठा और बहुत ज्यादा उसकी तरफ फेंक दी। वहां सब मौजूद थे, ताया, फुरकान, दावर भाई, रोहेल और एक तरफ इरम जमीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी बज रही थी। नहीं, वो उनको कहना चाहती थी। इसका मुंह तो हिलता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब इसका खून लेने पे तले थे। सुलेमान साहिब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बेहया इसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहिब के रहे थे। उनके लब हल रहे थे मगर उनसे आवाज डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहिब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली पिंकी बेहया पिंकी की उंगलियां फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। सब ठीक था, किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था और सब एक ख्वाब था। वो खुदाया, इसका सांस तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। फोन को मखसूस टोन इसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। इसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर केलिंग। और फिर उसने फोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आके रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे गाड़ी भेज दें। ओके। उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया था। इसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी वो किसी लड़के से तन्हा नहीं मिली थी मगर ना मिलने की सूरत में वीडियो लीक हो सकती थी। इस खौफनाक ख्वाब ने इसे ये सब करने पर मजबूर किया था। इसे लगा अब इसके पास कोई चारा नहीं रहा मेजर अहमद से, तो वो निपट लेगी। प्लेग्राउंड के साथ दरख्त था। वो इसके पास मुंतजिर खड़ी थी। इरम हजारा इसने किसी को नहीं बताया था। ये खतरा इसको अकेले मोल लेना था। उसने घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। इसी पिल एक कार जन से इसके सामने आके रुकी। सिया पुरानी कार और किसी बुत की तरह सामने देखता ड्राइवरे। वो खामोशी से आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। इसके दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। 1 घंटे बाद वो सेफ हाउस थी। सफेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज जिस पर उसे बिठाया गया। मेज पर सिर्फ टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिब सी गर्दन घुमाकर उधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफेद दीवारें थीं। इनमें से एक दीवार में वो दरवाजा था जहां से वो थी। अलबत्ता चौथी दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो जमीन से लेकर छत्ता तक थी। इसने गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा धंधुला कर दिया गया था। ट्रिन यकदम हया के सामने मेज पर रखा फोन बजने लगा। फोन मुसलसल बज रहा था। वो शख्स उसे कॉल कर रहा था। इसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम अलैकुम मिस हया, सुलेमान दाइज इज सुलेमान। वही भारी खूबसूरत सा लहजा। वालेकुम सलाम। वो फोन हाथ में पकड़े सामने स्क्रीन देख रही थी जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला फोन थामे बैठा था। क्या वही अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ हमने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी। इसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप है, मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सुफ़ा हस्ती से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी बनी ही ना हो। दीवार के इस पार धंधुले मंजर में बैठे अफसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो आमिर था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोले हया कर दूं क्लिक और वो रिपोर्ट समझिए वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था।
बाज़ औकात बहाने बनाने पड़ते हैं तब जब सब्र नहीं होता। समझी, ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था, अब कल कर दे। उसने कहा। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर सीधा हो गया। कर दिया हो कि थिंक यू एम अमित, एक बात पूछूं? जी, क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। ओके, एक और बात पूछूं? जी, कभी कोई आपके लिए जन्नत के पते तोड़ कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नत कहाँ देखी है एम अमित? इसके चेहरे पर तलखी थी। तभी तो हम जानते नहीं कि जन्नत के पते कैसे दुखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लेना, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगी। अहमद इससे सवाल पर सवाल कर रहा था। 1 मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते बैठ गई। जी बोलिए, आप मुझसे शादी करेंगी? इसे जोर का लगा। वो फटी फटी निगाहों से दीवार को देखने लगी। बोलिए मिस हया, से गुस्सा आया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती वो उठी। फोन अभी तक हाथ में था। क्या मतलब? वो चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर हैं। वो निकाह जो मेरे कजिन जहां सिकंदर से मेरे बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड तुर्की में रहती हैं। आपकी वो फैमिली जो कभी पाकिस्तान ही नहीं जानता हूँ। आपकी फूफो का खानदान जो शायद जुलूत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था न। उनका इंतजार कर रही हैं अब। अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप एम अहमद। वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाओ आप और आपकी वो वीडियो। अब भले इसे टीवी पर चला दो, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी कीमत वसूलना चाहती हैं अब? रही बात जहां सिकंदर की, तो वो मेरा शौहर है, मुझे बहुत मुहिब्बत है इससे। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई आ नहीं सकता, समझे? अब रिसीवर वापस रखने से कबल इसने सोगवारियत भरा कह सुना था। पीर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसी लिम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो उसे अंदर बिठाकर गया था। इसे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। जिस लम्हे वो पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी सिपाही ने सुर्ख गुलाबों वाला बोके उसे दिया, मगर उनके साथ कोई ख़त न था। मगर फिर भी इसे यकीन हो गया वो गुमनाम खतूत भेजने वाला भी अहमद ही था। वे इसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर मार दो, इसने बोके सिपाही के बाजों पर फेंका और दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। हया शाम में इरम भागती हुई खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो इस वेबसाइट से रिमूव हो गई है, इसने हया को बताया। मगर कैसे हुआ ये सब? इस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया हो गया। मुझे क्या पता, वो लापरवाही से अनजान बन गई हूँ शायद। मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ्लाइट कब है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले फिर ही वीज़ा मिलेगा। इसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी थी। इरम जल्दी ही उठकर चली गई। वो फिर से सोचों में गुम हो गई। मेजर अहमद, इसका आधा झुलसा चेहरा सामने ना आना और उसकी वो अज फलसफियाना बातें, जिन्नत का तज़किरा और फिर मुझसे शादी के सवाल। मेरे खुदाया, आपकी फुफ्फो का खानदान जो जुलूत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद इधर का रुख कभी नहीं करेगा। क्यों कही थी इसने ये बात? और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी इसी ने बीजे थे। इसको सपंजी जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो इसकी कॉल टेप कर रहा था जब ज़ारा ने इसको बताया था, और वो इस वक्त घर के बाहर ही होगा। मगर गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा था, तो क्या उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसके कमरे में भी खौफ की लहर ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम अंदर एक हया, तुम्हारे अबुआ तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ अबुआ। इसने उनके कमरे का दरवाज़ा नाक किया। या जाओ हया। सामने सुलेमान साहिब बैठे थे, सोचों में गुम, और एक तरफ फातिमा बेगम मौजूद थी। आपने बुलाया था अबुआ? हाँ अलिफा, बैठो। मैंने एक फैसला किया है, अब तुम्हें कोर्ट से सबीन के बेटे से तलाक ले लेनी चाहिए। कोई इसके मुंह पर चाबुक दे मारता तो शायद तब भी इसे इतना दुख न होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है, अदालत की एक पेशी से तलाक मिल जाएगी और जितने बेजार वो हमसे हैं उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। अबुआ, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली, क्या इसके अलावा भी कोई हल है? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाएं जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है आप मेरा घर बसाना चाहती हैं तो अब मुझे तुर्की जाने दे। वहां जाकर मैं इसको
तलाश करूंगी और पूछूंगी, अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो मैं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दे प्लीज। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब आप मुझे 5 माह का वक्त दें, इसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। वो खतबी लड़की उसे क्लास के बाहर मिल गई थी जब इसने हया को रोक लिया। सुनिए मिस सुलेमान। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा जहां खदीजा राना खड़ी थी। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ इसके फ्रेंड्स कहा करते थे, वो इसकी फ्रेंड न थी और न ही बनना चाहती थी। जी खदीजा, उसने ज़रा मरवत से जवाब दिया। अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। मैडम फरखंदा ने कहा है, हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमारे पास बस 15 दिन हैं और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी। इसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा। तो अब हमें क्या करना चाहे? कल तरकश जाना होगा। उनका अजीब सा रूल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। अब मुझे अपना नंबर लिखवा दे। इसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा उसे अपने फ़ोन में नोट करती गई। ठीक है, सुबह 6 बजे अब डिप्लोमेटिक पहुंच जाएगा, मैं वो हैन होंगी। इसने अच्छा के कर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और प्लीज़ देर मत करना, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा वीज़ा भी रह जाए। आखिर वो भी खदीजा राना है, क्या मिली है मुझे? उफ। वो पीर पटक कर आगे बढ़ गई। सिया जैकेट की जेबों में हाथ डाले वो चल रही थी। अम्मा और अबुआ की कही गई बातें दिल और दिमाग में घूम रही थी। वो सीटी की तेज आवाज थी जिसने इसे ख्यालों के हुजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़की थे, मुख्तलिफ समतों से उसकी तरफ आ रहे थे। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था, रोशन दुकानें दूर थी। इसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, उधर से भी उनका कोई चौथा आ रहा था। उनमें से एक लड़के ने इसको कलाई से थामकर अपनी तरफ खींचा था। अभी इसके लबों से चैख भी नहीं निकली थी। आगे बढ़ने वाले खुद बौखला कर पीछे हटा था। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने इस लड़की के सर पर कुछ मारा था। मरनजोग बाजी को तंग करते हो, छोड़ो, नूनागी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हका बिक्का रह गए। जिसको लगा था वो सर पकड़े एवी भगा, बाकी भी पीछे भागे। वो तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। अरे बाजी गलती सुनो। वो इसके पीछे भागा। हया चलते चलते रुकी और पलटकर उसे देखा। क्या है? हाय रबुआ, बाजी तस्कीने सोने हो? वो चुपचाप इसे देखने लगी। शुक्रिया ही बोल दो बाजी, शुक्रिया। और कुछ तस्ती नाराज लग दे। जी डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आ जाते हो? हाथी तिहाड़ी हमेशा मदद की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद करने को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा केले रह गया। लेंस लगी आंखों में हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बुरी देर बाद वो दुख से बोली, मुझे आप अच्छी लगती हो जी, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। इसे लिम्हे हया का फोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग आ रहा था।